बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, खबरें आज भी बहुत सी अहम हैं और मौसम के हवाले से भी आपको बताएंगे क्योंकि एक नया तूफानी सिस्टम भी दाखिल हो रहा है। बिल्कुल जी। टॉप स्टोरीज पहले बता देते हैं कि आज क्या क्या हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में अहम पेशरफ, तुर्किया की कंपनी के दस्तावेज और बोली तकनीकी तौर पर मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है 15 और 16 को, जिसके लिए वफाकी दारुल हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद में 3 रोज़ की आम तातील का ऐलान भी किया गया है। और इस पे सबसे जो ज़्यादा नजरें जुड़ी हैं वो है भारतीय वज़ीर ख़ारजा की आमद पर, और जयशंकर भी पाकिस्तान में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने बहरा अरब में मुमकिन तूफानी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस पर भी होगी बात। इसके अलावा दुनिया भर में मसनूई जहानत का रुझान बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ खड़ा है, इस पर भी आज तफसील से बात करेंगे। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना है। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केस पर भी करेंगे बात, और इस पर कैसे पाया जाए काबू, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला। और पहले हुकूमत की तरफ से खुद भी कोशिश की गई है इंतजाम को संभालने की, लेकिन बिलाखिर ये फैसला हुआ कि इसे आउटसोर्स किया जाए। तो तुर्की की कंपनी है जिसके दस्तावेजात और बोली को तकनीकी तौर पर कहा जा रहा है कि मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद अब बिड्स जमा कर दी गई हैं और एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए 2 कंपनियों के नुमाइंदों के ताखिर से आने और उन पर तकनीकी तौर पर आउट किए जाने के बाद तुर्की की कंपनी ने एयरपोर्ट के सबसे ज़्यादा बोली दी थी, और तवक्को ये लग रही है कि उसे बिल्कुल उससे टेंडर जो है उसका कबूल कर लिया गया है। और अब ये देखा जाएगा कि तुर्किया की कंपनी की दस्तावेजी जांच कर दी गई है और उन्हें कब तक टेंडर जो दिया जाता है। तुर्किया कंपनी की पेशकश को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इजलास में पेश किया जाएगा, और बोर्ड की मंजूरी मिलने की सूरत में ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्सिंग पर तुर्किया की कंपनी के हवाले किया जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छी बात है या बुरी खबर है हमारे लिए कि एयरपोर्ट जो है वो अब किसी दूसरे मुल्क के हाथों में उसकी बागडोर जाने जो है वो जाएगी, और किस तरीके से उसको चलाया जाएगा ये अब सोचने वाली बात है। इस पर बात कर लेते हैं डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना है। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। आगाज़ में यही जानना चाहेंगे कि क्या इदारों की, पाकिस्तानी इदारों की आउटसोर्सिंग करना मुल्की मईशत को सहारा दे पाएगा, और क्या ये एक दुरुस्त फैसला समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो रेगुलेटर भी है और वो एयरपोर्ट्स को रन भी करता है। दुनिया भर में अब ये जो 2 फंक्शंस हैं, इन्हीं के ऑपरेशंस, एक चीज़ को चलाना और एक चीज़ को रेगुलेट करना, इसको सेपरेट कर दिया गया है। सो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो एक रेगुलेटर का रोल प्ले करेगा, जो कि दुनिया भर में एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ करती हैं। और जो एयरपोर्ट्स हैं वो अगेन एक साइंस है अब कि एयरपोर्ट्स में किस तरह आपने उनको हब बनाना है। हब का मतलब है वो एक हब एंड स्पूक मॉडल होता है कि किस तरह एयरलाइंस यहाँ आएंगी, यहाँ से आगे यूरोप का सफ़र होगा, ईस्ट का सफ़र होगा, किस तरह एफिशिएंसी पैदा करनी है, किस तरह जिस तरह आपको लाइन में खड़ा होना होता है उसका वक्त कम करना है, किस तरह इंश्योर करना है कि पार्किंग जो लॉट्स हैं वो बेहतर हों। सो इट्स अ होल साइंस। तो डॉक्टर साहब क्या ये खुश आइंद बात है, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है इन तमाम इदारों की, फिर इनको आउटसोर्स किए जाना, और फिर एक इतना बड़ा हमारा एयरपोर्ट जिसको हमने एक उठाकर एक दूसरे मुल्क को दे दिया है, क्या ये दुरुस्त तरीका है? आई थिंक ये $1 अरब के करीब बना था हमारा एयरपोर्ट। गुजारिश इस तरह से है कि दुनिया भर में आई थिंक लंदन का जो हीथ्रो है वो भी एक एक्सटर्नल प्लेयर जो है उसको रन करता है, एक मिसाल के तौर पे। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड स्टोरी, इट्स अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। लेकिन डॉक्टर साहब मईशत में बेहतरी ला पाएगा ये फैसला पाकिस्तान में? जितना आपका एयरपोर्ट जब आप उतरेंगे और खुशाइन होगा और वहाँ पे लाइंस नहीं होंगी, वहाँ पे जो सहूलत है वो बेहतर होगी, तो ना सिर्फ डोमेस्टिक आने जाने वालों को बल्कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी यही इंडिया होगा कि ये एक प्रोग्रेसिव नेशन है, ये एक मॉडर्न नेशन है और ये एक वेलकमिंग नेशन है। तो सर ये और कितने इदारे हैं पाइपलाइन में जिनको आउटसोर्स किया जाना है, और ये भी बताइए इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। ज़रूरत तो इसलिए पेश आ रही है कि अभी भी 87 मेजर कमर्शियल अदारे जो हैं ये पाकिस्तान की स्टेट जो है वो खुद चलाती है, फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी अदारे हैं।
आप ये सोचिए कि आज ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, जिसमें आप मोबाइल्स हैं, जिसमें घर के टेलीफोन्स हैं, जिसमें ये बात करने की सहूलत, जो डेटा है, जिस तरह हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये सब हुकूमत की तहवील में होता और आपको पीटीसी एक कंपनी होती और उनसे ये जाकर एक मोबाइल फ़ोन लेना होता तो आपको कितनी तकलीफ होती। एक कंपटीशन पैदा हुआ। इसी तरह एनर्जी सेक्टर आई थिंक इज़ द मोस्ट राइप टू गेट प्राइवेटाइज्ड। छोटे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सब वो अदारे हैं जो पाकिस्तान ने, गैस कंपनीज हैं जिनको आगे बढ़ना है प्राइवेटाइजेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आउटसोर्स करने के बाद पाकिस्तान अगर कुछ सीख पाता है उन इदारों से जिनको ये आउटसोर्स किया जा रहा है, फिर वापस ले लेना चाहिए अपनी तहवील में, या फिर ये बेहतर फैसला है आउटसोर्सिंग जिम्मेदारी को डिवाइड कर देना? इसको इस तरह सोचिए कि पाकिस्तान की फर्म्स जो हैं, अगर वो जॉइंट वेंचर करती हैं किसी टर्किश कंपनी से या किसी भी कंपनी से, और वो एक चीज़ सीख लेती हैं कि वो कैसे दुनिया में चलाई जाती है, तो वो इसको ज़रूर टेक ओवर कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत का जो रोल है वो ऑपरेशन से निकलकर पॉलिसी साजी या रेगुलेशन तक महदूद रहे। प्राइवेट सेक्टर, एक एयरपोर्ट, लेट से आपने ट्रैवल करना है बाहर, आपको दो ऑप्शंस हैं कि आप रहते हैं किसी और शहर में, कि आप इस्लामाबाद से भी कर सकें, कराची से भी कर सकें। मैं कराची रन करता हूँ, ईशाल जो है वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट रन करती हैं। लेट से ईशाल रन अ बेटर एयरपोर्ट एट इस्लामाबाद, तो जो सारी ट्रैफिक है वो इस्लामाबाद की तरफ चली जाएगी। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट। लेकिन डॉक्टर साहब एक और भी चीज़ है ना कि आपके बहुत सारे इदारे जो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, अगर आप किसी और के हाथ में दे देंगे तो वो सारा रेवेन्यू तो फिर बाहर जाना भी शुरू हो जाएगा। अब क्या वो नुकसान नहीं है उस तरीके से? ठीक है, आप दूसरे ममालिक को फोर्स कर रहे हैं कि वो हमारे मुल्क में आएँ और भागदौड़ संभालें, तो थोड़ा सा इसका कोई नेगेटिव पॉइंट भी है जो हम महसूस कर रहे हैं? ये आपने ठीक बात सामने रखी है। एक तो ये बात है कि रेवेन्यू एट द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर से बेहतर इस तरह होना चाहिए कि जैसे ट्रैफिक बेहतर हो तो वहाँ अगर एक रेस्टोरेंट है तो दूसरा खुलेगा, फिर तीसरा खुलेगा, फिर चाय की दुकान खुलेगी, फिर बर्फी की दुकान खुलेगी। रेवेन्यू तो बेहतर होना चाहिए, ये तो एक बात है। बट वो रेवेन्यू की जो रिपैट्रिएशन अब्रॉड है, दैट इज प्रॉबेबली समथिंग जिसको ज़रूर सोचना चाहिए। ये ईशाल बहुत अच्छी बात है। जैसे हम अभी आईपीपी से लड़ रहे हैं कि उनकी जो रेवेन्यू जनरेशन पाकिस्तान में होती है वो बाहर भी जाती है, उसको कैसे संभाला जाए और कैपेसिटी पेमेंट को कैसे संभाला जाए। डॉलर बेस्ड रिटर्न है, उसका एक इम्पैक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे आता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसीलिए जो हमारा पहला पॉइंट था कि पाकिस्तानी कंपनीज ऐसे कामों में जिनका रेवेन्यू पाकिस्तान में ही होना है और कोई एक्सपोर्ट नहीं होना कोई चीज़, उसमें ज़्यादा अगर आएंगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट इन द शॉर्ट रन ये बात दुरुस्त है कि जो रिपैट्रिएशन ऑफ मनीज है, एक दफ़ा तो आपको किसी ने पैसे दे दिए, पर चूंकि जो एयरपोर्ट्स हैं वो लीज होते हैं, ये जो आउटसोर्सिंग का मॉडल है ये एक लीज का मॉडल है, तो वो आपको हर साल एक पेमेंट करते रहते हैं जिसका वो रेवेन्यू कमाते रहते हैं। एयरलाइन से भी, अब जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वहाँ पे जो सर्विसेज हैं, वहाँ से भी। ये एक ओवरऑल मॉडल है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर ओवरऑल बात की जाए महंगाई की, हम देख रहे हैं कि मुसलसल हुकूमत ये क्लेम कर रही है, वज़ीर ख़जाना ये क्लेम कर रहे हैं कि महंगाई में कमी आई है, अशारिये भी बेहतर हुए हैं, लेकिन अवाम को वो कमी महसूस क्यों नहीं हो रही? वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पा रही कमी महंगाई में? क्या वाकई में कमी हुई है या सिर्फ ये आदाद शुमार की गेम है? तो एक तो उर्दू ज़बान में जब हम कहते हैं महंगाई में कमी हुई है, एक्चुअली महंगाई में कमी नहीं हुई है, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है। इसलिए ये नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी होती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, कुछ जो वीट है, कुछ फूड प्रोडक्ट सस्ती भी हुई हैं, पर असल में जो बात है वो ऐसे है कि 29% कीमतें बढ़ी 2023 में, 2024 में बढ़ी ये तकरीबन 24% ऑन दी एवरेज। अब जब हम 2025 में आए हैं मालियाती साल में, तो जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो बहुत सी वजूहात से अब सिंगल डिजिट में आ गई है। अगर आपका टमाटर 100 से 130 रुपए होना था इस साल, अगर 30% कीमतें बढ़ती तो उसकी कीमत 110 रुपए होगी बाय द एंड ऑन द एवरेज। ये कहने आपकी कीमतें अब भी बढ़ेंगी,
पर कीमतों के बढ़ने की रफ्तार या स्लो शरह हो जो है जाएगी। उसमें खातिर खा कमी आ गई है। लेकिन डॉक्टर साहब ये एक और आपके चीज़ लिए है ना, जब बेहतरी हम है। ये कहते हैं कि अगर महंगाई की शरह बढ़ने में भी कमी आई है, उसकी रफ्तार जो है स्लो हुई है, उस तरह से कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, उस तरह से महंगाई चले नहीं बढ़ रही है, तो कुव्वत खरीद तो आवाम की फिर भी वही है, कुव्वत खरीद नहीं बढ़ पा रही है उनकी, वो वही चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं। तो वो किस तरह से बेहतर की जा सकती है, आवाम के वो वसाइल किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं कि वो खरीद तो सकें एटलीस्ट, इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। असल रिलीफ जो है वो ऐसे होती है कि आप नौकरियां, अपॉर्चुनिटीज़, मौके क्रिएट करें मुल्क में, और वो शराय नमू, यानी कि जब तक हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर में आईटी हो या आईटी रिलेटेड सर्विसेज हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की हो, उसके लिए जो आपने मौजू एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है मुल्क में। और जो दूसरी बात सबसे बढ़ के एफडीआई, यानी कि बाहर से आपने एफडीआई लाने की कोशिश करनी है। आज भी अगर आप देखें तो एक सऊदी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में है और कहते हैं कि तकरीबन 32 कंपनीज आई हुई हैं। लेट्स होप कि उनके साथ ये जो $2 बिलियन के एमओयूज की गुफ्तगू हो रही है, इससे आगे बढ़ के इस पर अमल दरामद भी हो सके। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर खाकान हसन नजीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यही अहम मौका है और ये तवक्को की जा सकती है कि एक गेम चेंजर भी हो सकता है, और वो मौका है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का, जिसके लिए पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस साल। गुज़श्ता साल ये जो मेज़बानी थी भारत के पास थी, पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे जो कि भारत गए थे, और इस बार जो नज़रें जुड़ी हैं वो जुड़ी हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जी। पाकिस्तान। और जयशंकर पाकिस्तान आ तो रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा है वाज़े अल्फाज में कि उसमें पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर कोई बात नहीं होगी, मैं सिर्फ इसमें इजलास में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। तो बहरहाल वज़ीर ख़ारजा, भारत के वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़रें जो हैं पूरी दुनिया की जमी भी होती हैं पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर, और अगर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी होती है तो ये एक खुश आइन साबित होगी पाकिस्तान के लिए। हम इस पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है शंघाई ताउन इजलास की, और इसके लिए पाकिस्तान इस बार होस्टिंग कर रहा है। 9 साल पहले हम पहले भी बात कर रहे थे कि जिस तरह से भारतीय वज़ीर ख़ारजा आई थी सुषमा स्वराज साहिबा, तो इस बार जयशंकर साहब आ रहे हैं। गो के उम्मीदें और तवक्कुआत तो बहुत कम है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन फिर भी इस पर माहिराना राय हम जान लेते हैं। हामिद खान मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी उमूर। आपको वेलकम कहेंगे हामिद मशरकी साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले ये कि क्या इसको हम समझा जाए पाकिस्तानियों की तरफ से मेज़बानी करना हमारे लिए यकीनी तौर पे एजाज़ की बात तो है, लेकिन कोई गेम चेंजर भी साबित हो सकता है इसी समय? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि मैं नहीं कोई ख़ास पुरुमीद हूँ जयशंकर साहब के इस दौरे से। उसकी अहम वजह ये कि उन्होंने आने से पहले एक तो मुतनाज़ा बयानात तो ऑलरेडी दाग दिए हैं। दूसरी जानी हमने देखा कि पिछली जो शंघाई कॉन्फ्रेंस तंजीम का इजलास था, जिसमें बिलावल साहब बतौर वज़ीर ख़ारजा ग्रेट गुडविल जेस्चर के साथ इंडिया गए, और वहाँ पर उनके साथ जिस अंदाज का सलूक किया गया, मैं समझता हूँ उससे पाकिस्तान को मायूसी हुई भारत के रवैये से। और यहाँ पर भी जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर ज़्यादातर चाइना की जो बातचीत होती है और उसी तंजीम के हवाले से बातचीत होती है। दो तरफा या बाहमी अमूर के हवाले से हमारे जो मेन मसाइल हैं, जिसमें कश्मीर का मसला है, भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा है, उसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू होना या उसके ऊपर कोई बातचीत जिस तरह से हामिद खान साहब आपने कहा भी कि जिस तरह से जयशंकर साहब ने आने से पहले कुछ इस तरह के मुतनाज़े बयानात दिए हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर तो कोई बात नहीं करने जा रहा, मैं वैसे भी इजलास में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। तो जब वो आ ही इस नीयत के साथ रहे हैं और वो इस मौक़िफ़ के साथ आ रहे हैं, तो जाहिर है बेहतरी की उम्मीद तो उनसे नहीं रखी जा सकती कि कश्मीर के ऊपर कोई बात हो सकती है या पाकिस्तान और भारत की बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर कोई बात हो सकती है। अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो मईशत के लिए कितनी बेहतर हो सकता है ये इजलास, और कितना ब्रेक थ्रू की उम्मीद आप रखते हैं ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान के लिए देखें तो?
देखिए ओवरऑल बहरहाल ये एक खुशाइन बात है कि खित्ते की दो बड़ी ताकतें हैं, इनके अंदर कोई ना कोई राब्ता रहना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाना चाहिए जिसके अंदर मुस्तकबिल में कोई शायद मुज़ाकरात के लिए राह हमवार हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया को ये पैगाम जाना चाहिए कि इस्लामाबाद जो है उसके दरवाजे जो हैं वो पुरअमन मुज़ाकरात के लिए किसी के लिए भी खुले हुए हैं। उसी हवाले से इस्लामाबाद की जानिब से ये पैगाम जाना कि वो किसी तरह की भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या किसी तरह के भी जो समिट्स है उसको बड़े अच्छे तरीके से होस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहूंगा इशान, वो ये कि मुझे ये डर है कि इस बार वो कोई ऐसी बात ना कर जाए जिससे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को वो इस्तेमाल करें और कोई ऐसी मुतनाज़ा बात कर जाए जिसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मामलात के अंदर जो है वो वजाहत देनी पड़े। पाकिस्तान को जयशंकर साहब के दौरे के अंदर तमाम दूसरी चीजों का भी ख्याल रखना होगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम जरूरी है साइडलाइन मुलाकातों के हवाले से डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि उसमें भी कोई पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन साहब की आमद मुतवक्के है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट की आमद भी मुतवक्के है, तो इस मामले को लेकर अगर हम भारत के मामले को थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दें, इसमें क्या पेशरफ्त मुतवक्के है? जी ये बेहतरीन बात है कि अगर व्लादिमीर पुतिन आते हैं और या जी जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो आते हैं जी, तो बड़ी अहम बात होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा यूक्राइन हालात के जंग के तनाज़ुर में फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल की बर्बरियत जारी है उसके तनाज़ुर में अगर यहाँ पर ये दुनिया की दो बड़ी ताकतों के सरबराह इकट्ठे होते हैं और फिर पाकिस्तान खुद उसको होस्ट करता है तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक मुस्बत पैगाम भी जा सकता है और पाकिस्तान की अहमियत जो पहले से बहुत है वो और मज़ीद बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान इस तरह के जो मामलात हैं या मुज़ाकरात हैं उनके अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं है रशियन प्रेसिडेंट की, लेकिन अगर वो आते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अहम मौका होगा कि दोबारा से जो खुसूसी तौर पर जो फ़लस्तीन का मसला है उसके हल के लिए बात की जाए, उसमें इसराइल पर दबाव डाला जाए कि फौरी तौर पर सीज फायर किया जाए। ठीक है आमिर खान साहब, आपने कहा कि क्योंकि भारत जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है और इजलास में इस प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा नुक्ता भी उठा सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो आने वाले दिनों में मुश्किलात में आ सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है कि इस इजलास के होने से पहले उन पर काम कर लिया जाए? और जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में अभी इस वक्त बड़ी टूट फूट का शिकार है, हमारी गवर्नमेंट जो है उनके इख्तलाफात जिस तरह से अपोजिशन के साथ चल रहे हैं और जिस तरह से एहतजाज की कॉल और ये सारा मामला चल रहे हैं, क्या ये भी इफेक्ट हो सकते हैं इजलास के ऊपर और मौका मिल सकता है भारत को इसके ऊपर खेलने का? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अंदरूनी तौर पर कोई भी कमज़ोरी हो, अंदरूनी मामलात में कहीं पर भी जब हुकूमत बैकफुट पे होती है तो उसका फ़ायदा जो है वो बहरहाल भारत जैसा दुश्मन तो ज़रूर उठाता है। साथ साथ पाकिस्तान को मैं समझता हूँ जो सफारती तौर पर एक अहम चीज़ समझी जाती है वो होता है सफारती प्रोटोकॉल और जो उनके जो मीडिया कवरेज होती है उसके ऊपर पाकिस्तान को खुद मैं समझता हूँ कि बड़े तरीके से मॉनिटरिंग करनी होगी और कोशिश करना होगा कि जयशंकर को किसी भी इस तरह के बयान या कोई ऐसी हरकत करने से जरूर रोका जाए। और दूसरी बात जानिब ये जिसको कहते हैं कि एंगेजमेंट इन द डायलॉग जरूर शो की जाए कि पाकिस्तान की नीयत बिल्कुल ठीक है। और तीसरी बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन चाहे वो पीटीआई हो या जो हो सबको पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए अपनी अपनी अना और अपनी हमें यकीनी तौर पे सबको जिम्मेदारी का किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन जो बैरिस्टर सैफ साहब की एक ऑफर थी या मुतनाज़ बयान था उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने जयशंकर साहब को बल्कि दावत दे दी कि आप भी हमें ज्वाइन करें, हमारे एहतजाज को ज्वाइन करें। नहीं, मैं ऐसे कहूँ, मैं ये समझता हूँ कि उस बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर दिया गया। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी किसी भी दुश्मन मुल्क के जो है उसको वज़ीर ख़ारजा को इस अंदाज में बयान दावत नहीं दे सकता है, चाहे वो पीटीआई से हो या चाहे वो कहीं से भी हो। और दूसरी बात ये है कि ना ही पाकिस्तान की अवाम या कौम इस तरह के किसी बयान को कोई एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, कोई इसमें कोई कबूलियत या इसमें कोई मकबूलियत हो सकती है। मैं नहीं समझता कि उस बयान के अंदर कोई ऐसी बात थी जिसको हम किसी भी तरह किसी की हवाले से डिस्कस करें। मेरा ख्याल ये है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल ठीक है। हामिद खान साहब, इस चीज़ को किस तरह से लेंगे? हम देखते हैं सुषमा स्वराज साहिबा थी, उनका भी रवैया कुछ इसी तरह का था, जारहाना पाकिस्तान को लेकर। अगर हम जयशंकर के बयानात देखें तो
तो उनका भी रवैया कुछ इसी तरह का है। वज़ीर ख़ारजा जो जितने भी आते हैं भारत की जानिब से जो लगाए जाते हैं, उनका रवैया बड़ा कटर नज़र आता है, बड़ा ही पाकिस्तान के अगेंस्ट नज़र आता है, एरोगेंस भी उसकी नजर क्या- आती है बिल्कुल, उनके उसकी वजह क्या समझते हैं? क्योंकि हमारी जानिब से हमेशा मुफाहमत दिखाई गई है, हमेशा जो है वो अमन की बात की गई है। देखिए, वज़ीर ख़ारजा जो होता है वो बुनियादी तौर पर हुकूमत की पॉलिसी की ही निगहबानी करता है, उसी का नुमाइंदा होता है। हम बदकिस्मती से 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला बहुत तेजी से जारी है। मोदी सरकार का जो पाकिस्तान दुश्मन रवैया है और पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, वो 70 साल की तारीख में सबसे ज्यादा अरूज पर है। इसलिए वज़ीर ख़ारजा कोई भी हो, उसने वो जो सरकार की पॉलिसी होती है उसको चलाना होता है। सुषमा स्वराज का तो शायद मैं समझता हूँ कि कुछ और अंदाज था, औरत होने के नाते शायद वो कुछ अल्फाज में कुछ लिगी लिपटी रख सकती थी, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा कि जयशंकर ने कुछ ऐसी अजीबो-गरीब और ऐसी गैर मंतकी बातें की जिनका कोई सरो पैर भी नहीं था। सो मैं ये समझता हूँ कि मोदी सरकार की जब तक खुद पॉलिसी नहीं बदलेगी, वो जो पॉलिसी जिसको मैं मैड पॉलिसी कहता हूँ, यानी पागलपन वाली पॉलिसी है, जिसके अंदर मोदी खुद, अजीत देओल और जो अमित शाह हैं वो मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जो खुद भारत दुश्मन भी है, भारत की गरीब आवाम की दुश्मन भी है, और उसी में वो पाकिस्तान दुश्मनी को हमेशा बेचते रहे हैं। पिछले 3 इलेक्शंस में उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी को बेचकर लोगों को, अपनी जो जनता है उसको बेवकूफ बनाकर और ये वोट हासिल किए। सो इसलिए भारत में जब भी चुनाव होता है तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो पाकिस्तान दुश्मनी, या वो जो कश्मीर के मसले के ऊपर जो झूठे राग अलापे जाते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर बीजेपी आवाम को हमें खान साहब जाते बेवकूफ बना रही जाते ये ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान क्योंकि होस्ट भी कर रहा है और जो इस वक्त हालात हैं खित्ते के, जो एक उभरती हुई जंग है हमारे पड़ोस में पहुंच चुकी है इजराइल की जारहियत की सूरत में, पाकिस्तान को अपने गुफ्तगू में किन किन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर कोई चाइनीज प्रेसिडेंट आते हैं या व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट आते हैं, या इस इजलास से पाकिस्तान को हर हालत में इसराइल और उसके हमायतियों को ये पैगाम देना ज़रूरी है कि ये जंग अगर बढ़ती है तो ये तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। इसमें बहुत सारी ताकतों को ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है, इसराइल को रोकना ज़रूरी है, वगरना इस जंग की कीमत जो है वो शायद नाकाबिले तलाफी नुकसान की शक्ल में पूरी दुनिया को अदा करनी पड़ेगी। और जो अमेरिका जो इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है, यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड जो अमेरिका इसराइल को रोक नहीं रहे हैं, बदकिस्मती से इन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़े पैगाम जाएगा, पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़े पैगाम जाना चाहिए भी। बहुत शुक्रिया हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे अहम अमूर हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को फोकस करने की ज़रूरत है इस शंघाई तंजीम इजलास से पहले। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इजलास पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए, फ़लस्तीन में होने वाले जो दंगे फसाद हैं उनको भी रोकने के लिए कारआमद साबित होगा। और भारत का भी जो दौरा है, ये इस इजलास में शिरकत है, वो भी सूदमंद साबित हो पाएगी। हम बात आगे बढ़ते हैं और बात होगी जो मौसम का अहवाल है उस पर भी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जानिब बहर अरब में बताया जा रहा है कि एक और मुमकिना तूफानी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसका अलर्ट जारी कर दिया गया। बिल्कुल जी, इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि बहरा अरब में मुमकिना तूफानी सूरत हाल से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बार फिर से अलर्ट कर दिया है। बताया है कि एक और तूफान हमारा मुंतज़िर है। NDMA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिस्टम साहिली तूफान में तब्दील होने का इम्कान है, जो कि मुमकिना तौर पर तूफान पैदा करने वाला सिस्टम है, जो कि अभी तक तो भारत की किसी वादी में घूम फिर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आ सकता है। हाँ, ये पाकिस्तान में कहाँ टकरा सकता है, क्या असरात होंगे, इस पर बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि पाकिस्तान के किन किन हिस्सों में टकरा सकता है ये तूफान? देखिए, ये जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है और उसके बाद मई और जून में ये समुद्री तूफान बनने के बिल्कुल चांसेस होते हैं। इन्हीं में बनते हैं, मानसून में और सर्दियों में नहीं बनते। अब जो है नेक्स्ट वीक में एक जो है समुद्री तूफान बनने का जो है मॉडल जो है प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो ट्रैक है वो किधर को मूव करेगा
वो डिपेंड करता है कि उन दिनों में जो विंड सर्कुलेशन है और दूसरे जो मेट्रोलॉजिकल इंडिकेटर है वर्ल्ड वाइड वो कैसे होते हैं। तो उसके लिहाज से वो जो है कुछ मॉडल जो है उसको हमारे साल से टकराने से पहले ही उसको नॉर्थ वेस्टवर्ड जो है वहां की तरफ जो है उसका ट्रेंड शो करा रहे हैं, लेकिन वो उसकी अभी तो बनेगा नेक्स्ट वीक में, तो उसके बाद वो शिद्दत कितनी हो सकती है शाहिद साहब, और क्या पाकिस्तान में अफेक्ट करेगा भी सही है, उससे पहले अपना रुख चेंज कर लेगा, क्या तवक्को क्या की जा रही है? देखिए मॉडल जो है जो उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो नॉर्मली पाकिस्तान को टच करने के उससे बहुत कम चांसेस हैं, और वो जो मस्कत की तरफ जो है उसकी टेंडेंसी है उधर को वो मूव कर जाएगा, लेकिन फिर भी जब बनेगा तब उसकी इंटेंसिटी और उसको ट्रैक को जब फॉलो करेंगे और जब बन जाएगा तब भी पाकिस्तान के करीब पहुंचने तक भी उसको एक हफ्ता से ज्यादा वक्फा होगा। ठीक है शाहिद साहब, हम ये देखते हैं इससे पहले भी कई बार अलर्ट जारी किया जाता है एनडीएमए की जानिब से, और जिस तरह से हम देखते हैं कि टकराता नहीं है हर बार, इस बार भी भारत में मौजूद है, क्या भारत में उसने कोई नुकसान पहुंचाया अब तक, कितनी तबाही हुई है? अभी तो वो समुद्र में डेवलप भी नहीं हुआ, अभी विंड सर्कुलेशन है, अगले एक हफ्ते तक उसकी इतनी इंटेंसिटी होगी तो वो तूफान में कन्वर्ट होगा समुद्र के अंदर, और फिर उसकी देखेंगे उसकी इंटेंसिटी समुद्र के अंदर कितनी बढ़ती है और उसका ट्रैक किधर को जाता है। तो जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे तो लाजमी नहीं कि वो उसी तरह वो बिहेव करे, और उसकी जो हम उसको जब डेवलप होगा तो हम उसको फॉलो भी करेंगे और उसकी ट्रैक की भी जो है। अच्छा, एक और चीज शाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में भी तूफान आ रहे हैं। अमेरिका को अब हेलन के बाद मिल्टन तूफान का सामना है, तो उससे कितनी तबाही हो सकती है, और क्या ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है? नहीं, ये क्लाइमेट चेंज की नहीं, इसके ये है कि ये जो अक्टूबर और नवंबर होता है जब ये मेन स्टीम जो होती है मानसून की जब विंड्स रुकती हैं और टेम्परेचर जो सदा समुद्र पे ज्यादा होता है तो फिर साइक्लोन बनते हैं, मई और जून में बनते हैं और अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं हमारे अरेबियन सी में और बाकी। तो ये बिल्कुल सीजन होता है जिसमें डेफिनेटली बनते हैं, और कभी अगर ना बने लेकिन उसकी इंटेंसिटी उसका ट्रैक और किन इलाकों को हिट करेगा वो डे टू डे मॉनिटरिंग होती है और डेली वो अपने को अमेंड करते रहते हैं। ठीक है शाहिद साहब, इसका ताल्लुक कोई चांद की तारीखों के साथ भी होता है, मदोजज़र का जो तूफान उठता है समंदर के अंदर, क्योंकि कहा जाता है जब चांद की 14 तारीख होती है तो ये बहुत ज़्यादा लहरें भी आसमान को छू रही होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, और तूफान अगर उन दिनों में आ रहा है तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा होगी। देखिए जो तूफान होता है उसकी अपनी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है या उसके इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, उसमें से जो चांद की वजह से जो सतह समुद्र में तब्दीली आती है वो उसमें से बहुत बड़ी तब्दीली का बायस नहीं बनती, वो खुद इतना बड़ा जिन्न होता है तो उसको ये इतनी बड़ी जो है वो बहुत बड़ा, उसमें थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता होगा लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा शाहिद साहब, क्या बारिशें भी हो सकती हैं साहिली इलाकों में? तो यकीनी तौर पे अगर पाकिस्तान की तरफ उसने रुख किया तो असरात होंगे। ओवरऑल पाकिस्तान में बारिशों की सूरत में इसके असरात देखे जा सकते हैं इस तूफान के? देखिए बारिशों के हवाले से जो है जो हमारी ये क्वार्टरली फोरकास्ट है अप टू 31 दिसंबर, ये अगले 3 महीने की जो फोरकास्ट है विंटर से पहले, उसमें नॉर्मली बारिशें जो अक्टूबर और नवंबर में सबसे कम पाकिस्तान में होती हैं, और इस साल जो है वो जो एवरेज है 30 ये उससे भी कम है। इसका मतलब है कि बारिशें काफ़ी कम है और उसमें से 2-3 इफेक्ट जो है उसके बाद के तौर पे होंगे। एक तो हमें जो हमारे डैम्स में पानी की वो जो है थोड़ी कंस्ट्रेंट आएंगी, हमारी जब वीट के गंदम की फसल काश्त करनी उसके लिए हमें कंस्ट्रेंट आएंगी। दूसरी जब बारिशें कम होगी उससे हवा भी कम चलेगी और नमी कम होगी, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि वो हमारे जो ये पंजाब है इसमें जो पोल्यूशन है और स्मोक वगैरह उसमें से इजाफा देखने में आएगा। अभी यानी कि इसी पर हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि अभी और इंतजार करना होगा स्मोक के, यानी कि ये जो दिन होते हैं इसमें स्मोक का भी सिलसिला शुरू हो जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो ये सिलसिला अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है क्योंकि आप बता रहे हैं बारिशें कम है इस बार। देखिए जो लाहौर और इर्द गिर्द जो पंजाब के इन इलाकों में जहाँ ज्यादा इनकी इंटेंसिटी होती है, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी
हद तक खराब होता है। जी। तो ये जो सीजन चलता है मिड अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर तक 2 महीने ठीक जो है। होते हैं, इसमें से इसकी शिद्दत ज्यादा होती है, क्योंकि अभी जो है चावल की फसल जो है उसकी भी कटाई शुरू होगी, वो भी कुछ बर्न होती है, बिल्कुल ठीक और है। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में इंडिया होती के है। अंदर जलाई और दूसरे जाती है। बारिश ठीक है, जी, ठीक है। और बारिश ना होने वजह से डस्ट जो है, लूज डस्ट और ट्रैफिक की वजह से जो इंडस्ट्री होती है, और तीसरा ये होता है कि विंड ना चलने की वजह से जहाँ जो पोल्यूशन होती है वो उसी इलाके वहीं में पर जमा स्टक होती हो रहती जाती है। है। ठीक हो गया बहुत शायद। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब आपके वक्त का। और यकीनी तौर पे फसलों की बाकियात जलाते हुए ख्याल रखना चाहिए, ईंटों के भट्टों के ऊपर उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए, और वो तमाम इकदाम करने चाहिए जिससे कम अज़ कम पॉल्यूशन से बचा जा सके। बाकी तूफ़ान की सूरत हाल जो है वो आने वाले कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान में उसके असरात कितने होंगे। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान हमेशा इससे बच जाता है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बार भी वो अपना रुख ज़रूर तब्दील करेगा। ब्लेस्ड है क्योंकि कराची बहुत ज़्यादा इस हवाले से साहिली पट्टी हमारी, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि वो किसी न किसी वजह से मौज़ाती तौर पर हमेशा ही बच जाती है। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले पहले टेस्ट मैच की, जो कि मुल्तान में खेला जा रहा है, और जिसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। आज तीसरा रोज़ है, दूसरे रोज़ के इख्तिताम पर भी इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए थे। और जी हाँ, 3 सेंचुरियाँ हो चुकी हैं पाकिस्तान की। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और सलमान अली आगा की तरफ से सेंचुरियाँ स्कोर की गई हैं। गो के पिच के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है कि आखिर क्यों ये फ्लैट पिच बनाई गई है, इसमें कितनी सदाकत है, क्या होने वाला है, कितने इम्कान हैं पाकिस्तान के ये सीरीज़ जीतने के, ये मैच जीतने के। अहमर नजीब सती साहब स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या कहेंगे पाकिस्तान की बैटिंग पर, किसी हद तक गिले शिकवे जो थे फैंस को वो दूर हो पाए इस परफॉर्मेंस से? देखिए, पिच तो जिस तरह आप अभी जिक्र कर रहे थे कि पिच तो बैटिंग के लिए साजगार थी, यकीनन इसने थोड़ी सी मदद जरूर फराहम की पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को, लेकिन वो ये है कि अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर जो है फायदा उठाती है। यानी आपको कम से कम इस तरह की एक इनिंग्स की आपके बहुत से खिलाड़ियों को बहुत जरूरत थी। मिसाल लीजिए कि अब्दुल्ला शफीक थे ओपनर, अब वो स्ट्रगल कर रहे थे बहुत वक्त से अपनी फॉर्म को लेके। उनकी भले बैटिंग ट्रैक की आप कह लीजिए, लेकिन उनकी जो ये सेंचुरी है, लेकिन उनको एतमाद मिला होगा ये 100 रन करके। शान मसूद हमारे कप्तान थे, बहुत वक्त से उन्होंने रन लंबे नहीं किए थे, बहुत सालों, मतलब एक बहुत सालों के बाद उनकी सेंचुरी आई है, तो उनके एतमाद में इजाफा हुआ होगा। आगा सलमान बहुत अच्छा खेल रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, और उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा खेला था। अब इस सेंचुरी से मजीद वो निखर के सामने आए। तो मेरा कहना है पाकिस्तानी टीम को जैसा भी ट्रैक हो, ऐसी एक इनिंग्स के हमारे खिलाड़ियों को और ओवरऑल टीम को जरूरत थी। वो तो सब तक तो मोराल जो है वो आप हो गया है। अच्छा अमर, अगर हम बात कर ले इंग्लैंड की टीम की, तो ऑली पॉप भी 0 पर ही क्रीज से हट गए, उन्होंने भी वो खेल अपना परफॉर्म नहीं कर पाए, खेल नहीं पाए। अगर हमारे कप्तान इस तरह करते तो हम खासा तनकीद का निशाना बनाते हैं। इंग्लैंड की टीम के कप्तान थे, वो भी नहीं खेल पाए। मेरे ख्याल में इस बात से कोई खास फर्क पड़ा होगा टीम को? देखिए, वो अगर आप उनका आउट देखें ऑली पॉप का, तो वो ना तो बॉलर का कोई बहुत अच्छा गेंद था, ना कोई बैट्समैन का बहुत ज्यादा खराब शॉट था। कैच बहुत कमाल का था। वो विकेट कैच बहुत शानदार किया था, शॉर्ट मिड विकेट आमिर जमाल ने। तो खालिस्तान ये विकेट अगर क्रेडिट जाता है तो वो आमिर जमाल की बेहतरीन कैचिंग को, फील्डिंग को जाता है, जिस तरह उन्होंने कैच थामा। लेकिन उसके बाद देखिए कि इंग्लैंड की टीम किस तरह संभल कर आई, और उन्होंने जैक रॉली ने खासतौर पर किस तरह से अटैक किया पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर, और बहुत प्रॉब्लम हुई पाकिस्तानी बॉलर्स को। और हमने फास्ट बॉलर के साथ अबरार हमारे स्पिनर आए, तो उनको भी कोई खास सपोर्ट अब तक हमें पिच से नहीं मिली। तो अभी तक के लिए तो काफी शानदार है बैटिंग के लिए। ये इस पिच की वजह से हमारे जो बल्लेबाज हैं वो इस तरह का स्कोर कर पाए हैं, तो फिर ये ऑप्शन तो इंग्लैंड के पास भी मौजूद है, वो भी एक बड़ा टोटल कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बॉलर्स के लिए ये कब्रिस्तान है, तो फिर बॉलर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा गया, वो क्या कर पाएंगे इस पिच में? जी देखिए, ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, ये बड़ी ट्रिकी चीज है, क्योंकि आप पहले दिन या दूसरे दिन की पिच के बाद मुकम्मल टेस्ट मैच का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि चौथे दिन खाने के वक्फे के बाद ये पिच कैसा खेलेगी। क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हो सकता है कि जो बॉलर्स के कदम लग कर वो जो रफ पैचेस बनते हैं वहां से शायद स्पिनर को जो है वो मदद मिलना शुरू हो जाए, या फिर ऐसा होता है कि अगर क्रैक्स जो होते हैं वो खुलना शुरू हो जाए, तो वो स्पिनर को मदद देने के साथ साथ बाउंस ऊपर नीचे रह सकता है। जब क्रैक के ऊपर गेंद पड़ता है तो पड़ के अक्सर क्या होता है, उछल जाता है, या पड़ के वो नीचे भी रह जाता है। तो अगर ऐसा होगा या नहीं होगा, ये स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। कि ये तो क्यूरेटर ने जिस तरह से बनाई होगी पिच, उनका दावा था कि जो टॉनी हेमिंग्स है कि ये पिच जो है नतीजा
खेज होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो आप वो लेकिन जो कहते अहमद, हैं ना, हम रोड देखते बनती हैं, जो एक बात चल हम रही ये है। बात देखते हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है, एक जदीद मयार के मुताबिक पिचेस तैयार की जाती हैं। हमारी रावलपिंडी के पिच पर पहले सवाल उठ रहे थे, अब मुल्तान की पिच पर सवाल उठ रहे हैं। तो पिच इस तरह की अगर बड़ी कारामद साबित होनी थी और बड़ी अच्छी पिच बनाई गई थी, तो फिर बॉलर और बैट्समैन के लिए, दोनों के लिए, हाँ जी, दोनों के लिए वो कारामद होनी चाहिए थी, दोनों के लिए एक जैसी होनी चाहिए थी, सिर्फ बैटिंग के लिए नहीं होनी चाहिए थी। इसमें दो नुकते हैं। देखिए, इसमें दूसरा नुकता ये है कि हमें पिच असल में कहाँ पे, अभी तो ये पिच का आगाज है, आगाज का रुख है, ये पिच खत्म कैसे होगी, चौथा और पांचवा दिन हमें एग्जैक्ट बताया गया इस पिच के बारे में कि इसके इख्तितामी जो रवैया है पिच का वो क्या है। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा तनकीद हुई है पिच पे, वो इंग्लिश मीडिया की तरफ से हुई है, ये इनका रवायती हथकंडा भी है। देखिए, इसका तरीका ये होता है कि ये जो मेजबान टीम होती है उसकी मर्जी है वो जैसी मर्जी पिच बनाए, क्योंकि इंग्लैंड जब भारत जाता है तो पहले दिन से शोर बचा देते हैं डस्टी पिच है, पाकिस्तान आए तो जी फटा विकेट है, डोसाइल पिच है। लेकिन जब कभी हम इंग्लैंड जाते हैं तो हम तो ये नहीं कहते कि आपने पिच के बजाय जो है हमें गार्डन में खिला दिया, ग्रीन विकेट और उनको सपोर्ट करती है। लेकिन बहरहाल अगर आप पिच के तनाजुर में बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये पिच बनाई गई है थोड़ा सा कंफर्ट जोन देने के लिए हमारी बैटिंग को, कि जो एतमाद नहीं, लेकिन अगर ये बैटिंग को कंफर्ट देने के लिए बनाई गई है, तब भी मेरे ख्याल में कुछ स्कोर और बनाना चाहिए था ताकि इंग्लैंड के लिए मुश्किलात बढ़ती, ना कि पाकिस्तानी टीम के लिए। खैर, उम्मीद करते हैं अभी भी चांसेस हैं, अगर बॉलर्स कुछ कर पाए तो यकीनी तौर पे इस मैच को अपनी गिरफ्त में लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अमरजीत सती साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और आज देखते हैं कि तीसरे दिन के खेल में इंग्लैंड कितने स्कोर बना पाता है और पाकिस्तानी बॉलर्स कितने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज पाते हैं। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे एक कौमी एथलीट के साथ, शजर अब्बास के साथ। तो आपकी मजा आएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मुलाकात हम आपसे करवाने जा रहे हैं कौमी एथलीट शजर अब्बास से, जो कि पाकिस्तान के तेज़ तरीन एथलीट बन चुके हैं और कितना तेज़ दौड़ लेते हैं और क्या क्या इनके गोल्स हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शजर अब्बास, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो, पाकिस्तान के तेज़ तरीन एथलीट बन गए हैं आप। कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितने और खिलाड़ी थे जिनको बीट करके आप यहाँ पर पहुँचे? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं तकरीबन 3 साल से पाकिस्तान का तेज़ तरीन एथलीट हूँ। अच्छा, तो पहले भी मेरा ही पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, तो 2 साल हो गए थे, तो स्टिल एक जगह पे खड़े थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन पहले सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने फास्टेस्ट मैन करवाई है, तो उसमें मैंने अपना न्यू रिकॉर्ड भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल भी हासिल किया वहाँ। और स्पोर्ट कैसी मिल रही है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, वजारत खेल की तरफ से? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर खिलाड़ियों को शिकायत रहती है कि जी हमें स्पोर्ट कोई नहीं मिल रही, हम अपने तौर पे सब कुछ कर रहे हैं। जी, मुझे सबसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली की सपोर्ट है, तो उसके साथ साथ मेरे डिपार्टमेंट की सपोर्ट है मुझे, और जो मुझे स्पॉन्सर वगैरह उनकी सपोर्ट है। आपको पता है हुकूमती सतह पे तो इतना नहीं देखा जा रहा। अच्छा, ये बताया जा रहा है शजर कि आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना कैसा लगता है? क्या रिकॉर्ड था इससे पहले आपका और अब आपने क्या बनाया? जी, इससे पहले पाकिस्तान का रिकॉर्ड था 10.44 था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली सतह पे। और ये कितने मीटर की थी? 100 मीटर। 100 मीटर। तो ईरान में नाम रज़ा कप हुआ था, तो मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन में पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसके बाद कोई 4 से 5 मरतबा मैंने अपने रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली नया रिकॉर्ड किया है। अच्छा, किसी का रिकॉर्ड तोड़ना बड़ा ही और तरह का एक्सपीरियंस है, अपना ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ना ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। किस तरह की खुशी तब महसूस होती है, क्योंकि कोई बदे मुकाबिल तो होता नहीं है। रिकॉर्ड किसका तोड़ना है, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? जी, बस मेहनत कर रहे हैं, तो यही कोशिश है कि जैसे अभी अरशद नदीम ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं, तो जैसे वो क्वालिफाई करके गए हैं, तो हम भी वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड पे जाएं। अच्छा, आइडियलाइज किसको करते हैं? क्योंकि अगर तेज़ दौड़ने की बात होती है तो यूज़ेन बोल्ट का नाम सबसे पहले आता है। आप किसको आइडियलाइज करते हैं? जी, मेरे आइडियल तो वही हैं, क्योंकि वो दुनिया के तेज़ तरीन एथलीट है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनका ही है, तो इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्लान क्या है? उनका रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान है, मतलब कुछ और कर दिखाने का, इंटरनेशनल लेवल पे जाने का क्या प्लान है? जी, कोशिश तो जारी है, बाकी इंटरनेशनल कंपटीशन होते रहते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेडल भी लेके आते हैं। तो अभी एशियन चैम्पियनशिप आ रही है 2025 में, सैफ चैम्पियनशिप है,
तो गवर्नमेंट की सपोर्ट है आपको, वजारत खेल की जानिब से, स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है अपने आप को मज़ीद निखारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए? जी पहले तो एथलेटिक्स का इतना आइडिया ही नहीं था किसी को, तो अभी 2022 में हम कॉमनवेल्थ गेम के लिए गए, तो वहाँ पे मैंने पाकिस्तान को 200 में रिप्रेजेंट किया और फर्स्ट साउथ एशियन एथलीट था जो 200 में फाइनल में क्वालिफाई किया। तो उसके बाद थोड़ा सा पता चला कि एथलेटिक्स भी एक। अच्छा शजर, क्या पूरी रूटीन क्या होती है? सारा दिन आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं, डाइट क्या होती है, वर्कआउट कितनी देर करते हैं, ज़रा इस रूटीन से मुतालिक भी बताइए। जी पहले तो मैं एक टाइम ट्रेनिंग करता था, लेकिन अभी तकरीबन 4 से 5 मंथ हो गए थे तो 2 टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। मॉर्निंग में भी। ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल होता है? ट्रेनिंग में जो दौड़ना या बाकी पूरी बॉडी का नहीं, वर्कआउट? पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है, जो कोच का शेड्यूल होता था उसको फॉलो करना होता था। ठीक है। तो डाइट में भी ख्याल रखना पड़ता है, या अगर कभी दिल कर रहा हो बर्गर खाने का, पिज्ज़ा खाने का, खा लेते हैं या सख्ती से फॉलो करना पड़ता है? जी पहले तो जब गेम स्टार्ट की थी तब इन चीज़ों का नहीं था इतना, तो जैसे ही थोड़े से प्रोफेशनल हुए तो फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे करना पड़ा। तो जब से उस चीज़ को साइड पे किया है अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी अच्छी आई है। शजर, बचपन से हम लोग देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में हमें दौड़ने का शौक़ होता है और हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, ये वहीं से स्टार्ट हुआ था या फिर उसके बाद आपको कहीं पर ये ख्याल आया कि मैं एक अच्छा एथलीट हो सकता हूँ, मेरी दौड़ने की स्पीड बहुत अच्छी है? ये कब रियलाइज़ हुआ, बचपन से, स्कूल कॉलेज में? पहले तो मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैट्रिक तक मैं क्रिकेट ही खेलता रहा, मैं फास्ट बॉलर था, तो अपने गांव में और अपने इलाके में अच्छा था। तो उसके बाद लाहौर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे भी क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, तो लेकिन क्रिकेट में क्यों नहीं जा पाए? आपका शौक क्रिकेट था बट या क्रिकेट में मुकाबला सख्त था आपने वहाँ पे? नहीं मुकाबला आप कह सकते हैं, मेहनत जो बंदा करता है मुझे लगता है कि वो अचीव कर लेता है हर चीज़ को। तो मेरे कज़न भी स्पोर्ट्समैन थे, वो टेक्वांडो खेलते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तू एथलेटिक्स की ट्रायल दे, तो मैं एथलेटिक्स के ट्रायल देने के लिए आया, तो मैंने 100 मीटर और 200 मीटर विन की। तो उसी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुआ, तो वहाँ पे भी मैंने 100 मीटर गोल्ड किया। सेटिस्फाई हैं अपने डिसीजन पे कि ये सही फैसला है क्रिकेट से दौड़ की तरफ आना? क्योंकि अगर आप क्रिकेट में होते तो शायद शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देते। जी मुझे लगता था, मैं अभी भी मुझे जब क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ तो अभी भी अक्सर मुझे अकेडमी के कोच वगैरह कहता है कि यार तुम्हारी बॉडी फिजिक अच्छी है तो तुम क्रिकेट क्यों नहीं वापसी ज्वाइन करते? तो मैं कहता हूँ अल्लाह ने इधर इतनी इज्जत दी है तो बस इसको मेंटेन करके और फोकस अब दौड़ की तरफ। ये शजर बड़ा ही आपका स्टेमिना है। हम लोग तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ट्रैक वॉक करते हुए अगर गुजार लें तो उस पर सांस फूलना शुरू हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। आप 100 मीटर दौड़ लेते हैं, तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाया? वो एथलीट भी है ना? हाँ एथलीट तो है, लेकिन फिर भी मतलब बड़ी ये देखे ना, अभी आप कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर हाँ, 3 किलोमीटर आप भी 3 बहुत किलोमीटर वॉक करते हैं, लेकिन हमारा 100 मीटर होता है तो उसके अंदर ही हमारा ट्रेनिंग होता है, सेशन जो भी हमारा स्पीड वर्क होता है, उसके साथ जिम ट्रेनिंग होती है, तो फिर वो जो होता है उसके लिए करना पड़ता है फिर। कितने मीटर तक जाने का टारगेट क्या है? जी अभी तो मैं अभी 100 कर रहे हैं, फिर 200 कहाँ तक जाना है? अभी 100-200 मीटर मेरे दोनों पाकिस्तान के रिकॉर्ड है और 60 मीटर का भी मेरा रिकॉर्ड है। तो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितनी दूर हैं आप? वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.58 है, तो अभी जो मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया 10.34 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत लंबा डिफरेंस तो नहीं है, गैप तो नहीं है। कितना इसके लिए और हार्डवर्क करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में आप ये अचीव कर लेंगे? ये माइक्रो रिफ्रैक्शन को नीचे लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि 10 ब्रेक करना है इंशाल्लाह। वो उससे आप मुतमईन हैं, वो इंटरनेशनल लेवल की है, आपको लगता है कि मज़ीद बेहतर ट्रेनिंग हो तो आपके नताइज बेहतर आ सकते हैं? जी पाकिस्तान में आपको पता है कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अभी जैसे अरशद नदीम भाई ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी। तो ओलंपिक के लिए ट्रायल दिए थे आपने, अप्लाई किया था? जी उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, तो मुझे बेसिकली पूरा साल कोई कंपटीशन नहीं मिला खेलने के लिए, तो उसकी वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, तो इंशाल्लाह उसके लिए क्वालिफाई। अच्छा शजर, इसमें शूज़ बड़े कहते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको दौड़ने में बड़ी मदद करते हैं, तो क्या वाकई में वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, दौड़ में मदद करते हैं, या फिर आपकी अपनी विल पावर होती है जो आप दौड़ रहे हैं? सपोर्टिव होते हैं शूज़ भी इसमें? शूज़ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, उनके बगैर भागना मुश्किल होता है। तो वो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान से वो मिलते हैं, स्पेशल किस्म के ये शूज़ होते हैं। जी उनके आगे नेल्स लगे होते हैं, तो वो पाकिस्तान से तो मिलते नहीं।
तो वो बाहर से ही मंगवाने पड़ते हैं, ओके, तो वो अलग चीज़ होती है थोड़ी सी। ठीक हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके लिए स्पेसिफिक शूज़ कंपनीज बनाती हैं जो एथलीट्स यूज़ करते हैं, और भागने में वो उनको बड़े ग्रिप देते हैं, बड़ी उसके ऊपर उसका बड़ा किरदार होता है उसके अंदर कि कोई भी शूज़ अगर आप पहन के दौड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या इसका भी कोई किरदार है बीच में। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आने वाले दिनों में आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और इसी तरह से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको तोड़ कर आएँ आप और उसका मुकाबला कर पाएँ इंशाल्लाह। Thank you so विश यू गुड लक। थैंक यू, थैंक यू। ये नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दीगर हम मौज़ूआत होंगे, दिलचस्प मौज़ूआत होंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे प्रोग्राम का अगला घंटा शुरू होते ही सबसे पहले जो हम एक बर्थडे विश करने जा रहे हैं, धीमा लहजा है, जानदार अदाकारी और सहरंगेज शख्सियत है, शायकीन के दिलों में बसने वाले फिल्म और टीवी के मशहूर अदाकार एहसन खान आज अपनी 43वीं सालगिरह मना रहे हैं। और मैं समझती थी कि ये बहुत ज़्यादा एज के जी पुराने हो गए हैं ना, जब से मैं होश संभाली देखती चली जा रही। 43 साल के मतलब कुछ छोटे तो नहीं है, वो टीनेजर तो नहीं है, लेकिन बार उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है और अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। और वैसे हम तो तकरीबन बचपन से ही देख रहे हैं। बिल्कुल वही तो मैं कह रही थी, बचपन से ही देख रहे हैं। और ऐसे के मदाहों को कहीं भी मायूस नहीं किया, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री। एहसन खान ने अपने फनी सफ़र का आगाज़ किया था सुपरहिट लॉलीवुड की फिल्म निकाह से, और शान और रीमा जैसे बड़े स्टार्स के साथ होते हुए भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है उन्होंने। और लव इन हॉलैंड, घर कब आओगे, छुपन छुपाई एहसन खान की मशहूर फिल्में। और एक चीज़ है कि हम देख रहे हैं मुसलसल एहसन खान खुद को ग्रूम भी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अदाकारी में ठहराव और बेहतरी और ग्रूमिंग जो है वो वाज़ेह तौर पे दिख भी रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने ये देखा कि उन्होंने अपने आप को फिल्म की तो उसमें अपने आप को मनवाया, ड्रामा सीरीज़ की तो उनमें अपने आप को मनवाया। और कभी कभी तो हम किरदारों में इतना खुब से जाते हैं कि अगर कोई नेगेटिव किरदार किया है एहसन खान ने तो मैं बाकायदा तौर पे चिढ़ने लग गई थी, एहसन खान को बुरा कहने लग गई थी। और जैसे कोई अच्छा किरदार आता है तो जाहिर है ये होती है किसी भी अदाकार की अपनी अदाकारी से मोहब्बत, और वो इतना उसके अंदर उतर जाते हैं डीपली कि हमें ये लगने लगता है कि ये किरदार सच है, और फिर हम उसी तरह से उन किरदारों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो हमारी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। अपनी सालगिरह को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ। और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए आज डाक के आलमी दिन की। पाकिस्तान समेत डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और पहले तो ख़तो किताबत होती थी लिख के, और उसके जो जज्बात होते थे, उसकी जो एक असर होता था वो उसका एक अपना ही लेवल होता था। लेकिन अब डाक से पहले अगर हम देखें तो डिजिटल हो चुका है और सब कुछ व्हाट्सएप के जरिए पहुंच जाता है। थोड़ा सा डाक से अगर पीछे चले जाएं तो कबूतरों के ज़माने की बात कबूतर जो है वो यहाँ से चिट्ठी लेकर जाता। हाँ हाँ, कभी आपने चिट्ठी भेजी है? मैं तो बिल्कुल, मैं तो कबूतरों के थ्रू ही चिट्ठी भेजा करती थी। वो आप तक पहुंची नहीं है, अलग बात है। मुझ तक आज तक नहीं भेजी क्योंकि मेरा कबूतर बहुत ही निकम्मा था, वो लेकर पहुंच नहीं पाया। कबूतर भी स्लो था आपका, बहुत स्लो। अच्छा, वो एक तो कबूतर का दौर था, उसके बाद डाकखाना आ गया, तो अब एक डिजिटल दुनिया चल रही है। आपने एक दूसरे को कार्ड भी भेजना है शादी का तो आप सब कुछ मोबाइल, हाँ मोबाइल पे भेज देंगे। मतलब जान छुड़ाने वाली पहले एक तरीका होता था यार, बिल्कुल। उसकी वजह से हुआ क्या है कि हम पढ़ने लिखने से दूर हो गए हैं। पहले कार्ड जाता था और उस कार्ड की जो उसको महसूस करना है, उसके अंदर जो अल्फाज होते थे उनको और से जाना को और कार्ड्स भेजते थे। बचपन में कार्ड भी भेजते थे, ईद के कार्ड परफ्यूम लगा के भेजते थे ताकि महक आए उसमें से, या फिर ऐसे पेन इस्तेमाल करते थे परफ्यूम वाला, या फिर उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क के। आप बहुत ही रंगीन मिजाज थे, अब आपका मुकाबला तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। फिर उसमें आशार लिखे जाते थे जिनको पढ़ा जाता था, तो एक मोहब्बत, एक वालिहाना अंदाज जो है वो आप तक पहुंचता था। लेकिन अब जिस तरह से मैसेजेस का दौर है तो हमने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है इस ख़तो खिताबत को, इस डाक के तस्वुर को भी। तो 9 अक्टूबर 1980 को मनाया गया था पाकिस्तान में ये दुनिया में पहली दफ़ा डाक आलमी दिन। आज फिर 9 अक्टूबर है तो हम इस दिन को मना रहे हैं ताकि इसकी जो पैगाम रसानी का एक अहम तरीन ज़रिया था उसको दोबारा से उजागर किया जा सके, उसकी बेहतरी के लिए कोई इकदाम किए जा सके। बहुत ही खूबसूरत अंदाज था जब किसी के ख़त का इंतज़ार होता था किसी को, और फिर जब उसका ख़त मिलता था उसके अंदर वो उसके अल्फाज की तर्जुमानी कर रहा होता था। मुझे नहीं लगता कि हम लोग फ़ोन पर वो चीज़
एक्सप्रेस कर पाते हैं या फिर हम मैसेज पर कर स्टेप्स पाते की हम हैं? बात कर रहे हैं वो तो खैर बहुत ही पुराना दौर था, कबूतरों वाला, उसके बाद फिर टेलीग्राम, फिर फैक्स का दौर आया और फिर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो डाक का जो निज़ाम है वो उसकी अपनी अफादियत किसी ज़माने में थी, लेकिन अब वो किसी हद तक वो खो बैठी है। तो रही सही कसर इंटरनेट ने पूरी कर दी और एक वक्त में पैगाम रसानी सबसे अहम ज़रिया समझा जाने वाला ख़त अब एक नायाब चीज़ लेकिन एक और चीज़ भी है जुनेद, बहुत जल्द मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हम फिर से देखेंगे कि खतो किताबत शुरू होगी कबूतरों के जरिए या डाक खाने के जरिए। उसकी वजह पता है क्या? इंटरनेट बहुत स्लो होता जा रहा है, बंदिश ने दोबारा से उसको, तो हम फिर से खतो किताबत शुरू करने वाले इससे हैं। पहले कि हम दीगर इश्यूज़ पे जाएं, ये तो थी डाक का आलमी दिन से मुतल्लिक बात। आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए उस गिद्दड़ सिंगी की जिसे मुहावरों में भी इस्तेमाल किया जाता है कि जी इसके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, इसके सारे काम हाँ, सीधे हो लेकिन रहे ये मुहावरा ही है या इसकी कोई असल हकीकत भी है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि किसी के पास गिदड़ सिंगी है जो वो कि ज़्यादा दौलतमंद हो दौलत जाता है। हासिल कर लेता है या जल्दी मशहूर हो जाता है, तो कहा तो ये जाता है कि गिदड़ सिंगी है, क्या इसका कोई मतलब इसकी हकीकत भी है या उस बंदे के पास वाकई गिदड़ सिंगी है? क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ जुनेद जो है दिन ब दिन बहुत ही अमीर होते चले जा रहे हैं, बहुत अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक हाँ, करे। लेकिन ये कहाँ से लगा? आमीन आमीन। मुझे लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा सच भी हो। तो कौन सी गिदड़ सिंगी आपके हाथ में? गिदड़ सिंगी क्या होती है आपको पता है? Seriously, मुझे आपने नहीं उमूमन पता। देखा होगा कि वो जो सपेरे होते हैं ना, पाकिस्तान में ये कल्चर है, जितने भी सपेरे हैं ना वो लोगों को ट्रैप करने के लिए कह दीजिए या सैकड़ों में से कोई एक आधा ऐसा सपेरा वाकई में होता है जिसके पास ओरिजिनल गिद्दड़ सिंगी होती है। गिदड़ वो सिंगी मतलब, होती क्या है यार? बालों की तरह की एक चीज होती है। अच्छा, वो पोटली आप उनसे कहें ना सपेरों से, तो वो पोटली खोल के खोलेंगे, दिखाते हैं। उसके अंदर से कागज निकालेंगे, वो बॉक्स निकालेंगे और उसके अंदर कुछ बाल इतनी से संभाल होते के हैं। रखी होती है और उसको वो सिंदूर भी लगाते हैं और वो कहते हैं कि ये सिंदूर इसकी ग़िज़ा है, उसको सिंदूर लगाते रहें Really? तो वो अपना जो उसका तरीकाकार है वो ग्रो होती है। जिस तरह अच्छा। पौधा उगता है ना, पौधा को पानी दें तो वो ये उगता है। ये आप सच बता रहे हैं ये मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ जो पाकिस्तान मुझे के अंदर भी हमने गिदड़ बचपन सिंगी से चाहिए। सुना है। और कहा जाता है कि जिसके पास ओरिजिनल गिद्दड़ सिंगी हो उसकी कोई भी विश जो है वो तो अच्छा, अगर सपेरों के पास गिदड़ सिंगी होती है वाकई में, तो फिर वो गली गली क्यों फिर रहे होते हैं? सांपों का struggle क्यों कर रहे होते हाँ, हैं? सांपों का वो सर्कस दिखाने के लिए क्यों फिर रहे ये एक होते अहम हैं? सवाल। लेकिन इससे मुतल्लिक एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पे थोड़ी और बात करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी आमिल या जोगी गीदड़ सिंगी के बिना मुकम्मल नहीं होता। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिसके पास भी असली गीदड़ सिंगी होगी, दौलत उसकी गुलाम बन जाएगी और खुशहाली उसके घर में डेरा डाल लेगी। लेकिन इसकी हकीकत शायद ही कुछ लोग जानते हों। गीदड़ सिंगी एक खास किस्म के गीदड़ के सर में निकलने वाला एक सींग होता है। ये किसी बड़े दाने की तरह उभर आता है और वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। आमिल हजरात इस सींग को उसकी जड़ समेत गीदड़ के सर से निकाल कर बाकायदा हनूद करने के बाद रख लेते हैं। इसकी असल पहचान यही है कि गीदड़ के जिस्म से जुदा होने के बावजूद जिंदा रहती है और इसके बाल भी मुस्तकिल बढ़ते रहते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिसके पास असली गीदड़ सिंगी होगी उसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी। जेवरात या नकदी के सेफ में गीदड़ सिंगी रखी जाए तो वो मजीद बढ़ेंगे, दौलत और कारोबार में तरक्की होगी। अलबत्ता साइंस और बायोलॉजी गीदड़ सिंगी के मख्फी असरात को नहीं मानते। माहिर हैवानियात के मुताबिक गीदड़ सिंगी एक बीमारी की वजह से पैदा होती है। ये एक ट्यूमर होता है जो कभी किसी गीदड़ के सर में निकल आता है। इसको गीदड़ के सर से अलग करने पर इसके बढ़ने की वजह यह होती है कि ट्यूमर पैदा करने वाले बैक्टीरिया इस सिंगी में मौजूद होते हैं जो एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं। ये गलत फहमी तो दूर हो गई कि आती कहाँ से है। तो गिद्दड़ सिंगी यानी कि गिद्दड़ के सर पे एक सींग नुमा चीज होती है जिसको तो वो डॉक्टर उसको ट्यूमर कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक मिथ ही है और ये यकीनी तौर पर एक मिथ है, क्योंकि अगर पंडितों के पास, हमारा तो ये बिलीव है कि इस तरह की Exactly. कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अल्लाह ताला की मदद के बगैर आपके पास ना तो दौलत आ सकती है ना जा सकती है। शोहरत आ सकती है, ना अपने पैसा पैसे जाया ना कीजिएगा गिद्दड़ सिंगी के चक्कर में। यूं ना हो कि जो थोड़ी ये ना हो कि आप गीदड़ पाल उससे ले और भी फिर हाथों उसके बैठे। ऊपर एक सींग उगने की आप इंतजार में बैठे रहे कब सींग उगेगा और फिर कब आप उसे उठा के उतार के अपने पास संभाल कर रखेंगे और और ये अमीर जो हो आपने जाएंगे। बात की थी ना वो सबसे ज्यादा वैलिड है कि अगर गिदड़ सिंगी रखने वाला दौलतमंद होता है तो वो स्पेरे जो दर ठोकरे खा रहे हैं उनके पास गिदड़ सिंगी होते हुए वो इतनी आमिल मुश्किलात का बाबा जो शिकार इस क्यों? गिदड़ सिंगी का दावा करते हैं वो खुद क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हो? तो खैर आप इस पे सोचिए, हम भी इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एआई के बारे में कि हम पाकिस्तान वहाँ कहाँ पर खड़ा है और दुनिया जो है वो कितनी तरक्की कर चुकी है इंटेलिजेंस के अंदर। तो एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की, वज़ीर आला केपी, जो कि काफ़ी बरहम है जब से वो दोबारा वापस आए। 30 घंटे की रूपोशी थी या वो गायब हो गए थे। उनकी पार्टी तो खैर मुतालबा कर रही थी कि वो कहाँ हैं, उन्हें ढूंढा जाए, बाजियाब कराया जाए, लेकिन फिर पता चला कि वो अपने तौर पे छुपे हुए थे और वो मंजर आम पर आ गए। खैर अभी वो मुतालबा कर रहे हैं वो दोबारा से कि IG इस्लामाबाद को उनके ओहदे से हटाया जाए, नहीं तो वो धावा बोल देंगे इस्लामाबाद पर। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी है और उन्होंने कहा है कि हमने उस कॉल को पूरा किया और पहुँच कर दिखाया। क्या कहना था उनका, ज़रा वो सुनिए, फिर उस पर बात करते हैं। सब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। सर, एक तो खुद ही गायब हो जाना, फिर खुद ही मंजर पर वापस आ जाना, फिर धुआंधार किस्म की स्पीच देना और अब फिर से धमकियां लगाया जाना और एक नया मुतालबा करना कि इनको हटाया जाए IG इस्लामाबाद को, अदरवाइज फिर से धावा बोला जाएगा। ये अल्फाज, ये वक्त, ये चुनाव अल्फाज का क्या समझते हैं, किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं गंडापुर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, दो चीजों को आपने हमेशा ट्राई टू सेग्रीगेट टू थिंग्स, और ये आपको अनफॉर्चुनेटली दिस इज समथिंग जिसके लिए थोड़ा सा इंसान को एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी और एक ऐसा बंदा जिसके पास दो हैट्स हैं, उन दोनों को लेकर आपने सेग्रीगेट करना है। एक चीज होती है कि जिसमें ही इज अ पॉलिटिकल लीडर एक पार्टी का, तो एक उसका पॉलिटिकल नैरेटिव होगा, एक उसका होगा जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव नैरेटिव होगा। ये दो चीजों को थोड़ा सा सेग्रीगेट करना है। अब यहाँ पे जो उनके मुतालबे हैं या जो हम वापस आएंगे, ऑफ कोर्स जब कहा जाएगा, जब इमरान खान कहेगा या जब भी वो चीज होगा, ये याद रखना कि इट इज नॉट अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर इज अली अमीन गंडापुर बिकॉज इमरान खान सेड सो, कि भाई अली अमीन गंडापुर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ KP, इस वजह से वो बन गया। अगर वो इमरान खान आज XYZ किसी को भी करेगा तो वो बन जाएगा। तो हमारे साहब, ये अवाम को बीच चौराहे छोड़ के गायब हो जाना, ये भी क्या खान साहब की डायरेक्शन थी या गंडापुर साहब का अपना फैसला था? 30 घंटे गायब रहना, लोगों का बयान देना, आपकी पार्टी के लोग, शानदाना गुलजार साहिबा, दीगर लोग कह रहे थे कि उनको बाजियाब कराया जाए, वो कहते हैं मैं तो खुद छुपा हुआ था, ये भी खान साहब की पॉलिसी थी? देखिए, इसका मुझे नहीं मालूम, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, मुझे डिटेल्स का नहीं पता। इसके कमेंट्स इसके ऊपर जो है ना, जब तक अली अमीन गंडापुर खुद ना बताएं तो नहीं हो सकता है वहाँ पे कोई मुज़ाकरात की बेसिस। तो फिर कसूरवार कौन है हुमायूं साहब? वो कह रहे हैं कि IG इस्लामाबाद को हटाया जाए, किस बात पे हटाया जाए? उन्होंने तो इनको गिरफ्तार ही नहीं किया, वो तो सिर्फ उन हिदायत पे अमल कर रहे थे जो उन्हें डायरेक्शन दी गई है वजारत दाखिला की तरफ से या हुकूमत की तरफ से। और ऐसे मौके पे जब एक स्टेट डेस्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, मलेशिया के वज़ीर आज़म और SCO समिट सर पे है, तो इसमें IG इस्लामाबाद का क्या कसूर है? देखिए, आप मुझसे पूछे, पूरी दुनिया में समिट्स होती हैं, पूरी दुनिया में जो लीडर्स होते हैं वो जमा हो रहे होते हैं, बट पैरेलल वहाँ पे भी इस किस्म की या तो उन्हीं लीडर के खिलाफ या उस इवेंट के खिलाफ या उस इवेंट से हट कर किसी और चीज के खिलाफ। हुमायूं साहब, कता कलामी की माजरत, आप फलस्तीन का जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, आप उसमें शिरकत नहीं करते, आप गैर मुल्की जब मेहमान पाकिस्तान में आप उसमें शिरकत नहीं करते, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के हक में हैं, उसके सालमियत के हक में है, उसके खिलाफ? देखिए, इसका ताल्लुक गैर मुल्की उनसे नहीं है, इसका ताल्लुक आपके अपने मुल्क के लोगों से। मैं मिसाल देता हूँ, अभी रिसेंटली डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया था स्पेशल, और ही वाज लाइक अ स्टेट गेस्ट, ठीक है, और PIA वालों ने उनको कहा, उन्होंने कहा मेरे पास 600 किलो वजन सामान ज्यादा है, उन्होंने कहा हम आपको डिस्काउंट दे देंगे 50%। अरे भाई, खुदा के बंदो, आप एक स्टेट गेस्ट कर रहे हो, माजरत के साथ आप किस चीज को किससे मिला रहे हैं? आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने का दावा करते हैं, आप कहते हैं कि आपके लीडर रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, फिर आप फलस्तीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करते। जी फरमाइए, आप फरमाइए। मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का निकम्मापन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की जो सोच है, जिस लिहाज से एक इंसान सोचता है, आप उस लिहाज से पैरेलल ड्रॉ करते हो कि इनकी सोच कितनी मुस्बत है और ये कितने अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली PTI की मुस्बत सोच है। PTI की बहुत मुस्बत सोच है, PTI की सोच की है, PTI की सोच की है। अभी IG इस्लामाबाद का इस्तीफा मांगना, उनको हटाया जाना, ये भी पॉजिटिव सोच है। देखिए, एक मिनट कोशिश ये करें कि जब आप सवाल करें ना,
तो मुझे उसका जवाब दे लेने दे, उसके बाद दूसरा सवाल कर लें। सवाल के अंदर अभी मैं जवाब शुरू करूं, आप अगला सवाल कर लें, उससे फिर बात बनेगी नहीं। आप पूछा क्या चाहते हैं? सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आईडी इस्लामाबाद को हटाने की जो बात की जा रही है गंडापुर की जानिब से, वो क्यों की जा रही है, वो क्या चाहते हैं, उनका मुतालबा ये क्यों है? क्योंकि ना तो गिरफ्तारियां अमल में आई, ना उनको पकड़ा गया, उनको हिरासत में लिया गया, वो खुद से गायब हुए। पहली बात तो ये, वो उनका अपना ठीक है मौक़िफ़ होगा, वो क्यों गायब हुए, कैसे हुए। इस वक्त आईडी इस्लामाबाद को हटाने का मौक़िफ़ जो उनका मुतालिबा है वो किस वजह से है, क्यों चाहते हैं? जो मुझे इत्तलात है वो तकरीबन कोई 2000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से आईडी इस्लामाबाद को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। जिस तरह आप कह रहे थे कि गंडापुर साहब डायरेक्शन पे चल रहे हैं इमरान खान की, तो आईजी साहब भी तो किसी की डायरेक्शन पर चल रहे होंगे ना। आईजी साहब को हटाना तो फिर मौक़िफ़ ना हुआ, कोई मुतालबा ना हुआ। सुन लेना, होता ये है कि जैसे अभी आप मुझसे सवाल कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर ने ये किया है, इसी लिहाज से जो बंदा एक्शंस कर रहा है उसको अगर आप कुछ कह रहे हैं और वो बात चीजें जब वो कर रहा है, ये हमारा एक मुतालबा हो सकता है कि जी आप इस बंदे को हटाओ, ये बंदा, और खास तौर पे उसका जो रेफरेंस होगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली उनका जो रेफरेंस होगा वो दो चीजों पे मेरी नजर में हो सकता है। लेकिन इसका एट द एंड ऑफ द डे अली अमीन गंडापुर साहब के स्पोक्स पर्सन जो है वही बता सकते हैं। लेकिन एक चीज, जिस तरीके से केपी हाउस को इन सील किया गया है और या केपी हाउस के साथ जैसे एड्रेस किया है, ये सारी आती तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर है और इसके डायरेक्ट जवाब दे तो इंटीरियर मिनिस्टर है। बात यह है हुमायूं साहब कि आपकी लीडरशिप गंडापुर साहब समेत आप लोग सवाबी तक आते हैं, उसके बाद बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, कारकुनान को लाठियां खाने के लिए, गिरफ्तारियों के लिए, आंसू गैस के शल खाने के लिए। ये पॉलिसी आप तमाम वो लोग जो जेल से बाहर हैं वो बना रहे हैं या बानी पीटीआई बना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जी जो भी मौक़िफ़ है ये गंडापुर साहब से पूछिए, इसका मतलब है आपको भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, ये कौन प्लान कर रहा है? देखिए वो जब आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये कहा कि इनको निकालो तो उसकी वजह क्या है, मैं उस वजह की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने क्यों कहा। मेरी नजर में जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, जिस तरीके से ये वफाक ने केपी हाउस के अंदर और केपी हाउस को सील किया और उसके अंदर कार्रवाई की है, उस लिहाज देखें दफा 144 की खिलाफ वर्जी एक आम शहरी करे या अगर सीएम करे, वो वायलेशन का मुर्तकिब तो ठहरा। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना रियासत का ही काम है। हम अभी तक भूले नहीं, हम वो स्पीचेस अभी भी हमें याद हैं हुमायूं साहब कि जिसमें बानी पीटीआई ये कहते थे। और भाई मेरे 2006 में एक लीज खत्म हुई थी, 2006 के बाद आपको आज 2024 है, आपको ये तकरीबन 18 साल बाद याद आया है। और वो भी ये याद रखें, वो भी अगर है तो इसका एक तरीका है, आप उसके कोई चीजें करें, कुछ करें, लेकिन देखें जो इम्पोर्टेंट चीज है इसका इम्प्रेशन क्या जा रहा है। बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है उस इम्प्रेशन को आप देखिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप अगर कहीं वायलेशन हुई है, जरूर हुई होगी, ये सवाल हमारा है, ये सवाल हमारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाइयों से कि इम्प्रेशन क्या जा रहा है, मैसेज क्या जा रहा है पूरी दुनिया को। जिन इन्वेस्टर्स को हम लाने की बात कर रहे हैं, अगर वो देखेंगे कि इनके आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, इनकी सियासी जमातें या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात सड़कों पे है, तो कौन इन्वेस्ट करेगा इस मुल्क में? भाईजान पूरी दुनिया को इम्प्रेशन ये जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनके पास चूंकि नंबर्स पूरे नहीं हैं, वो बाय हुक और बाय क्रुक ऐसे लॉज पास करवाना चाह रहे हैं। हमारे साहब सॉरी टू कट, आप यही चाहते हैं, पीटीआई यही चाहती है, यही इंप्रेशन जाना चाहिए कि जो इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है वो गवर्नमेंट ही ठीक नहीं है, गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। आप पूरी दुनिया को यही मैसेज देना चाहते हैं? इसका नुकसान किसको होगा? जाने की जरूरत नहीं है इसमें, एवरीबॉडी नोज दैट थिंग। अगर ऐसा आप समझते हैं एवरीबॉडी नोज, तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान उन चंद किरदारों को होगा जिनसे आपको इख्तिलाफ है, या पूरे पाकिस्तान को होगा, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को होगा? हुमायूं साहब मुझे एक बात बताएं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का आप लोगों ने आज तक ख्याल कब रखा है? रखा कब है? 25 करोड़ पाकिस्तानियों से मुराद क्या है? वो हम हुक्मरान खानदान, क्या वो 25 करोड़ 25 करोड़ में हम सब आते हैं, 25 करोड़ में हम सब आते हैं, आप भी आते हैं, हम सब आम शहरी आते हैं उसमें। एक मिनट देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, ना मेरा शुमार और ना आपका शुमार आम शहरियों में होता है। हम तो आम शहरी हैं सर, आप नहीं कह सकते, लेकिन हम आम शहरी हैं। आप नहीं, लेकिन आप भी आम शहरी नहीं है, आप भी एक किस्म की, ये याद रखें कि हम अवाम की तर्जुमानी तो कर रहे हैं, हम
उनके सवालात या उनकी आवाज तक तो आम पहुंचा रहे शहरी हैं। वो होते हैं जिसकी कोई पहचान ना हो, वो आम शहरी होते हैं जिसको कोई जानता ना हो। आपको मुझे लोग जानते हैं, हम आम शहरियों में नहीं आते। आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोगों को बातें बता सकते हैं। आम शहरी की बात कौन सुनता है? आम शहरी के लिए इस मुल्क में आज तक हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। इस मुल्क में सिवाय आम शहरी को पीसने के और कुछ नहीं हुआ। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो उनके ऊपर आ रहे हैं, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस उनकी 20,000 रुपए उनको इस वक्त हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं सर एक छोटी सी बात कि जो इस वक्त पीटीआई जमात कर रही है, जिस तरह के मुतालिबात और दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से दावा बोला जाएगा, क्या हम आने वाले दिनों में फिर से देखें कि वही होने जा रहे हैं और क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है? अच्छा एक बात बताएं, ये अगर मैं उस लफ्ज दावे के लफ्ज को चेंज करके उसको ये कहूं कि क्या हम लोग दोबारा एहतजाज करेंगे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे? और हमारे साहब दोबारा भी क्या गारंटी है कि आप उनके साथ सड़कों पे होंगे? दोबारा से आप लोग इसी वाले कमरे में होंगे, आवाम सड़कों पे डंडे खाएगी और गिरफ्तारियां देगी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमारे बड़े चले बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त की कमी है। हमारे साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया। और आपका ये कहना है कि मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन हमने ये देखा कि अवाम हर बार कुर्बानी देती है और जो लीडरान हैं, जो लीड करने वाले हैं, वो एसी वाले कमरों में होते हैं या फिर गायब हो जाते हैं और फिर नमूदार होकर इस तरह के मुतालबे या धमकियां देते हैं। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात होगी। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए कुछ दुखों की जो कि बीमारी के साथ साथ ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। हम कुछ मूज़ी बीमारियां भी ऐसी होती हैं इशाल जो कि बाज़-औक़ात जानलेवा साबित होती हैं, और ऐसी ही मूज़ी बीमारियों में से एक है ब्रेस्ट कैंसर, जिसकी आगाही का ये महीना है। और ख़ासतौर पर तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक की ख़वातीन में होने वाला ये आम मर्ज़ है। और इसकी बुनियादी वजह यह होती है कि हमारी कम इल्मी, हमें पता ही नहीं होता, हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं और फिर इसे किस तरह से बचा जाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ख़वातीन के अंदर मौजूद झिझक, शर्म भी जो है वो उनको ये बताने पर आमादा नहीं कर पाती हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएं और इस चीज़ की आगाही और इस चीज़ की जो मेडिसिन या ट्रीटमेंट शुरू करवा सकें। हमारे साथ डॉक्टर आसिम यूसुफ मौजूद है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम हॉस्पिटल्स के। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये पूरा एक महीना मनाया जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, उसकी आगाही के ऊपर, और ख़वातीन को एजुकेट करना, इस तरफ लेकर आना ये बहुत ज़रूरी है ताकि एक चेकअप जो है वो तो एटलीस्ट वो करवाएं, ताकि पता तो चले, तशख़ीस तो हो सके कि किन ख़वातीन में कैंसर मौजूद है। पहले तो ये बताइएगा, बहुत तेज़ी से ये रेशो बढ़ रही है, ख़वातीन को किन अलामात पर तशख़ीस के लिए जाना, वो उसके लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए? किस एज की ख़वातीन को ज़्यादा कैंसर हो सकता है, उनको आना चाहिए? जी शुक्रिया जी। सो जैसे आपने कहा, ख़वातीन में छाती का जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं पाकिस्तान में कैंसर के, वो इसी के होते हैं। और ये सबसे अहम वजह है जो कैंसर की अमवात होती हैं कैंसर से पाकिस्तान में, वो ख़वातीन में छाती का कैंसर ही है। जो इसकी अलामात हैं वो हैं कि छाती में गिल्टी हो सकती है या बगल में गिल्टी हो सकती है। जो ऊपर स्किन होती है, जिल्द होती है छाती की, उस पर कोई डिम्पलिंग या कोई डिप्रेशन, कोई निशान पड़ सकता है। कोई भी साइज या शेप में छाती का अगर फ़र्क आए, या कोई डिस्चार्ज होने लगे, खून या पीप आने लगे, या दर्द होने लगे छाती में, तो ये अलामात हो सकते हैं। और इस सूरत में फ़ौरन अपने आप को चेक करवाना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि ख़वातीन हर साल हर महीने अपनी छाती का अपने हाथ से खुद मुआयना करें, और अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो उससे घबराएं नहीं या डरें नहीं, शर्माएं नहीं, बल्कि फौरन उसका चेक करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना तनासुब क्या है पाकिस्तान में, कितनी ख़वातीन इसका शिकार हैं और एहतियात क्या क्या हो सकती है, किस तरह से इस मुसीबत से बचा जा सकता है? जी, सो इस वक्त हमारा एस्टिमेट है जी, शौकत खानम का ही जो डेटा है जो पूरे पाकिस्तान के लिए अप्लाई किया जाता है, वो है कि 31% जो कैंसर हैं पाकिस्तान में ख़वातीन में इस वक्त, वो छाती का कैंसर है। और शौकत खानम में भी सबसे जो कॉमन कैंसर है, लाहौर में भी और पेशावर में भी हमारा अस्पताल है, कराची में भी अभी बन रहा है, उनमें भी छाती का ही कैंसर सबसे कॉमन है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा किस एज की हेल्थी लाइफस्टाइल अगर हो, आपका वजन अपने कद के मुताबिक, ठीक है,
पाकिस्तान में जो पीक इंसिडेंस है इसकी वो 40 और 50 साल के दरमियान जो डेकेड है उसमें सबसे ज्यादा होता है। ये वेस्ट के मुकाबले में जल्दी होता है हमारी खवातीन में, और इसीलिए 40 साल से ज्यादा उम्र की जो खवातीन हैं उनमें रेकमेंड किया जाता है कि वो 1 साल बाद मैमोग्राफी करवाएं। एक खास किस्म का एक्सरे होता है अच्छा छाती का, मैं जिससे यहाँ पे गिल्टी आपसे में पता चलती कुछ है। जानना चाहूंगी, क्योंकि मेमोग्राफी कहा जाता है कि ये एज के हिसाब से की जाती है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये कहकर भेज देते हैं वापस कि अभी आप बहुत छोटी एज में हैं, अनमैरिड हैं, तो आपकी मेमोग्राफी तो हो नहीं सकती है। जबकि हमने ये देखा कि अनमैरिड बच्चियों में भी मेरे सामने बहुत सारे केसेस थे जो आए, मेरे अपनी कुलीग्स के बीच में आए जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और वो मैरिड नहीं थी, उनकी एज भी अभी 30 से कम थी। तो क्या जब डॉक्टर आपको मना कर दें कि आपको मेमोग्राफी अभी नहीं हो सकती, आपकी एज नहीं है, तो आपको रुक जाना चाहिए या फिर भी होनी चाहिए अगर आपको शकु को शुबहात है? सो अगेन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर महीने खुद अपने हाथ से अपनी छाती का एग्जामिनेशन करें। अगर कोई गिल्टी महसूस हो, अगर 40 साल से कम उम्र है आपकी, तो फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है ब्रेस्ट का, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट ज्यादा डेंस होता है, उसमें मेमोग्राफी में अक्सर फिर नजर नहीं आता। 40 साल से ज्यादा उम्र में मेमोग्राफी की जाती है, लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे पहला स्टेप है। जैसे मैंने कहा, हेल्थी लाइफस्टाइल, अपना वजन ठीक रखना, ये भी इसका रिस्क कम करता है। कोई भी अगर चेंज हो तो आपको जरूरी है कि डॉक्टर को दिखाएं और फिर अप्रोप्रिएट टेस्ट्स करवाएं। डॉक्टर साहब, इसकी कॉजेस क्या हो सकती हैं? क्या वजूहात हैं, क्या अवामिल हैं जो कि खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनते हैं? वो थोड़ा सा बताइएगा। जैसे मैंने कहा, ओवरवेट होना एक रिस्क फैक्टर है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये है हमारे मुल्क में, क्योंकि अक्सर शादी जल्दी होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का रवाज जो है वो कम होता जा रहा है। इन चीजों से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जो अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो, बच्चों के दरमियान वक्फा हो, कम बच्चे पैदा हों, तो इनसे रिस्क कम होता है ब्रेस्ट कैंसर का। पाकिस्तान में आपने बताया कि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के, इसकी क्या वजह है पाकिस्तान में केसेस ज़्यादा होने की, और किस स्टेज पे ये काबिल इलाज है, किस स्टेज पे फिर मुश्किल हो जाता है इसको रिकवर करना? कुछ चीज़ें यही जो मैंने बताई कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ कुछ बेहतर अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी हो रही है, इसलिए केसेस ज़्यादा अवेयर हैं हम के केसेस हो रहे हैं, पहले वो पता नहीं चलते थे। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि ये अर्ली स्टेजेस में काबिल इलाज बीमारी है। स्टेज 1 में अगर मरीज आए तो 90% चांस है कि मुकम्मल इलाज हो सकता है। स्टेज 2 में 80% इलाज हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर स्टेज 3 और उससे आगे आते हैं, जिसमें एकदम फिर इलाज की जो परसेंटेज है वो 40 या 50% पे आ जाती है। ठीक है। इसलिए भी अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी तशखीस करना और फौरन डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। इसके भी अंदर केमो की जाती है, इसकी जो ट्रीटमेंट है इसके लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। अर्ली स्टेजेस में समटाइम्स सिर्फ सर्जरी से इलाज हो जाता है। ठीक है जी डॉक्टर। कीमोथेरेपी या सर्जरी से अलग से सिर्फ इलाज हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा एडवांस्ड स्टेजेस में आते हैं उनमें हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं या दवाइयां देते हैं जिससे कैंसर छोटा होता है, फिर ऑपरेशन करके उसको निकालते हैं, और फिर कुछ लोगों में दोबारा कीमोथेरेपी दवाई की दी जाती है और आखिर में बिजली की शुआएं दी जाती हैं। ये भी मैं कहता चलूं कि पहले जमाने में पूरी छाती काट देते थे, वो अब बहुत नामुमकिन है कि ऐसा ऑपरेशन की जरूरत पड़े। एडवांस स्टेजेस में भी अमूमन सिर्फ गिल्टी निकाली जाती है। डॉक्टर साहब, क्या एक बार उसकी ट्रीटमेंट होने के बाद ये दोबारा से ग्रो कर सकता है, कैंसर दोबारा से डेवलप हो सकता है अगर आपने एक बंदे की ट्रीटमेंट कर दी है? जी बिल्कुल हो सकता है दोबारा, और इसीलिए जो भी कैंसर हो, ना सिर्फ छाती का कैंसर बल्कि सारे कैंसर्स के लिए फॉलो अप हम 5 साल तक शौकत खानम में करते हैं। बाकायदगी से लोग आके चेक भी कराते हैं, उनके टेस्ट भी होते हैं, मैमोग्राम होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, और 5 साल तक इलाज भी जारी रहता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट अक्सर मुकम्मल इलाज होने के बाद 5 साल तक हम देते रहते हैं। तिब के शोबे में AI का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, क्या शौकत खानम भी अब AI के जरिए इलाज की तरफ जा रहा है? जी, हम इसके ऊपर आजकल 2-3 रिसर्च स्टडीज कर रहे हैं कि मैमोग्राम्स में जो फाइंडिंग्स हैं, अगर वो AI से इनिशियली स्क्रीन की जाएं ताकि वो हाईलाइट की जाए कि कौन सी स्टडी में कोई सस्पिशियस लीजन है, और वो फिर डॉक्टर ज्यादा गौर से उस स्टडी को देख सके। तो इसके ऊपर काफी काम हो रहा है वेस्ट में भी, हमारे यहाँ भी हम इंटरनेशनल स्टडीज भी कुछ कर रहे हैं।
और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह 1 साल तक ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में शौकत खाना में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से हमें बता रहे थे कि इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है, और फिर जिस तरह से हमारे यहाँ ये फैलता चला जा रहा है, ख़वातीन को अवेयर होना चाहिए, डॉक्टर के पास बाकायदा चेकअप के लिए जाना चाहिए, तशखीस और ताकि जान बच जाए, वक्त पे इलाज मूजी मर्ज से बचा जा सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, ये आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर हम बार बार बात करते हैं टैलेंट बहुत मौजूद है, और आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो भी एक ज़िंदा मिसाल है अपनी हिम्मत की, उनको दाद हम देते हैं। नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप उन्होंने जीती है 2024 में। ये वापडा की माहूर शहजाद हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और 8वीं मरतबा उन्होंने टाइटल अपने नाम कर लिया। अच्छा, वेमेन सिंगल्स के फाइनल में उन्होंने दिफाई चैम्पियंस वापडा की माहूर शहजाद और वापडा ही की गजाला सदीकी जो आमने सामने थी, जिसमें उन्होंने इनको हराया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब डॉक्टर्स आपको मना कर देते हैं तो आप हिम्मत हार देते हैं। बिल्कुल। और माहौल से पूछ लेते हैं ये सफ़र उन्होंने किस तरह से तय किया। सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे और मुबारकबाद देंगे हमारी टीम की तरफ से, हमारे शो की तरफ से और तमाम शुरा की तरफ से कि आपने इस बहादुरी का, हिम्मत का मुजाहरा किया। लेकिन क्या फीलिंग्स हैं ये मुकाबला जीतने के बाद, ऐसी सूरत में जब डॉक्टर्स ने आपको कहा था कि आप ये मैच ना खेलें? जी बहुत शुक्रिया। जब 3 महीने पहले मेरी बेटी हुई, उसके बाद जब मैं डॉक्टर्स के पास गई इस तरह उनको बताने की नेशनल चैम्पियनशिप आ रही है तो मैं क्या अपनी हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग शुरू कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नेशनल चैम्पियनशिप तो आप भूल जाओ, 4 मंथ से पहले आप कोई हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग नहीं कर सकती। तो वो सुन के मुझे काफ़ी दुख हुआ था, और फिर जब मैंने ये बात आके अपने पेरेंट्स को बताई, पापा को बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो डॉक्टर कह रही है उसको फॉलो करो, ये नेशनल चैम्पियनशिप छोड़ दो। लेकिन मेरे अंदर ये एक विल पावर थी कि नहीं यार, कि जो भी हो जाए मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली, मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि 7 ईयर्स से जो आपके पास टाइटल उसको किसी और के पास इस तरह जाते हुए देखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं ये नेशनल चैम्पियनशिप ज़रूर खेलूंगी, और फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। शुरू में ऐसे कंडीशंस थे कि जब मैं कोर्ट में गई हूँ तो जब मैं आगे की तरफ मूव कर रही थी तो मेरी टांगों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं वापस मतलब जो लंच किया है तो उसको मैं वापस अपनी टांग को उसकी जगह पे ले आ सकूं। टांगों में बिल्कुल जान नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जिम स्टार्ट की। 1.5-2 हफ्तों के बाद जाके मैंने कोर्ट में सही तरीके से मूव करना शुरू किया। उसके बाद मैंने अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस की, और जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो जिम भी जब मैं कर आती थी तो हमेशा कोई ना कोई मसल में पेन हो जाता था। मेरा जिम भी जिस लेवल पे मैं पहले करती थी उस लेवल पे नहीं कर सक रही थी। खेलते हुए भी कभी नी में पेन आ रहा है। कभी आपको क्या कहा था कि आप कभी भी खेल नहीं सकती हैं, या फिर कुछ अरसे के लिए आपको फिट होने के लिए कुछ टाइम दरकार है, जिसके बाद आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले पाएंगी? जी बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा था कि डिलीवरी की 4 मंथ्स तक आप हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग ना करें, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो 4 मंथ्स होते हैं उसमें आपके जो लिगामेंट्स वगैरह वो सारे लूज हुए होते हैं, तो आपके जो इंजरी के चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर ने मना किया था और उन्होंने कहा था कि नेशनल चैंपियनशिप में स्किप कर दूं, लेकिन मेरा अपना खुद का डिसीजन था कि नहीं ये मुझे खेलना है, तो फिर अब फिट है, आपको कोई इंजरी, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि आपने डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया है, और जिस तरह से आपने अपना वर्कआउट भी किया और उसके बाद चैंपियनशिप जीत भी ली, टाइटल भी अपने नाम दोबारा से किया, तो अब आप फिट हैं? ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल फिट थी। इवन लाहौर आने, ये चैंपियनशिप लाहौर में हुई है, तो लाहौर आने से एक दिन पहले मैं खेल रही थी और खेलते खेलते मेरी बैक में इतना बुरा जर्क आया कि मुझे लगा शायद मैं ये नेशनल चैंपियनशिप नहीं खेल सकूंगी। तो काफी फिजियो सेशंस के बाद जाके मैंने रिकवर किया। उसके बाद भी जब मैंने खेले हैं तो मैचेस क्योंकि मेरे मसल्स इतने अभी यूज्ड टू नहीं है, मुझे खेलते तौर पे बहुत टफ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत जो है वो काबिल-ए-दाद है। तो किस तरह से माहौर मैनेज करती हैं अपनी फैमिली को, अपनी बेबी को जो कि न्यू बॉर्न होंगी, और इसके अलावा जो खेल है, ना सिर्फ आप खेली बल्कि टाइटल भी जीता? जी, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मैं इसीलिए कराची में रुकी थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे होते हैं, तो जब मैं जाती थी खेलने के लिए तो मेरी मामा और मेरी बहनें संभालती थी। अभी जब मैं लाहौर आई हूँ खेलने के लिए तो मेरी बहन और मेरी मामा स्पेशली आए हैं कि वो मेरी बेटी को देख सके, और यहाँ पे मेरी खालाएं भी होती हैं तो वो भी मेरी बेटी को देखते हैं। तो वो जो लोग देखते हैं तो उसकी वजह से मैं मैचेस और अपनी ट्रेनिंग कर लेती हूँ, वरना अगर टोटली मेरे ऊपर होती तो शायद
माहौल जितना ये मुमकिन ना बहुत होगा। इम्पॉर्टेंट है फैमिली की सपोर्ट होना। जिस तरह आपने बताया कि आपके साथ आपकी मदर, आपके फादर, आपकी सिस्टर्स, बहुत बड़ी सपोर्ट है उनकी, जिसकी वजह से आप खेल पा रही हैं। आपके पार्टनर की सपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको हस्बैंड की जानिब से कितनी सपोर्ट मिल रही है और क्या वो खुश हैं कि माहूर जो है वो अब भी खेल पा रही है इतना सब कुछ हो जाने के बाद, डॉक्टर्स के जवाब देने के बाद? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्टिव हैं। और जब मेरे पापा ने मना कर दिया था कि नहीं खेलना, बेटी सबसे पहले, हालांकि बेटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन पापा कह रहे थे नहीं, बेटी कहीं नेग्लेक्ट ना हो जाए, तो इसलिए ना खेलो। तो मेरे वो हस्बैंड थे कि जिन्होंने कहा नहीं, अगर आपने सोचा है तो आप ज़रूर खेलें। और उन्होंने मुझे ये खिलाया कि आपका गेम अभी भी इतना है कि आप जो है जीत सकती अच्छा, हैं। माहौर, वो कराची फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे किस टाइटल पे नजरें हैं? जी यही है कि अभी क्योंकि काफ़ी अरसे से 1 साल का भी गैप आ गया था, तो मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं खेल सकी थी। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल के अपनी वर्ल्ड रैंकिंग बेहतर करूं और पाकिस्तान के लिए साउथ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लूं। ज़बरदस्त। हम भी आपके लिए दुआगो हैं कि माहूर आप इसी तरीके से साथ में कुछ झंडे गाड़ती रहे। बिल्कुल। और क्या मशवरा क्या है नई बच्चियों के लिए? वो किस तरह से खुद को इस मुकाबले के लिए और इस तरह के टाइटल्स के लिए तैयार करें? मुझे लगता है मैं सबको ये मशवरा देना चाहूँगी कि जो आपकी इंसान की जो खुद की विल पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इंसान सोच ले कि नहीं यार, ये काम मैंने करना है और ये ट्रेनिंग मैंने करनी है, तो वो अगर वो खुद उसके अंदर वो जज्बा होगा ना, तो वो चीज़ वो कर दिखाएगा। लेकिन अगर आप खुद वो चीज़ के लिए हिम्मत नहीं करेंगे, तो फिर वो आप चीज़ कभी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया माहूर। हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे और हम आपसे चाहेंगे कि आप आने वाले दिनों में भी जो आपके एम है आप उनको ज़रूर पूरा करें। अपनी बेटी का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि जाहिर है जान है तो जहान है कहते हैं, और सेहत बहुत ज़रूरी है। जब आप फिट होंगी तो ही आप आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाएंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाएंगी, अपने घर वालों का नाम रोशन कर पाएंगी। ये बहुत सारी जिंदा मिसालें हैं जुनैद, जो कि हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द। और विल पावर मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जिसमें आप बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं, और उसकी रोशन मिसाल माहूर हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे जो नए बच्चे बच्चियां हैं, उन्हें भी अपनी विल पावर को मजबूत करना चाहिए। अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हुए आप कोई भी चैलेंज अचीव कर सकते हैं, कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये थे आज के शो के तमाम अहम मौज़ूआत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।